अगर हम कराची में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास सबसे ईजी एक्सेस यही है। तो हम वो सोचे ही नहीं ना जो चीज़ हमारे पास नहीं है। हम अमेरिका कैसे जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएं चिकन लेने या मिसाल के तौर पे सब्जियाँ लेने। हमारे कल्चर में ये चीज़ खिलाई जाती है। पाकिस्तान इंडिया में दोनों जगह, पाकिस्तान इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो हमारी इस तरह यहाँ पर ये चीज़ बहुत मैके से आती है, चीज़ें बन के तैयार बन के पूरी आ रही है, मिठाइयाँ आ रही हैं, मीठे आ रही हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय वो एक इंसान को मोटा करने के बस। हेल्थ खराब हो रही है, अच्छी नहीं हो रही, वो खराब कर रही है और वीकनेस दूर नहीं होती, कुछ भी नहीं होगा उन चीज़ों के अंदर, कहीं भी न्यूट्रिशन नहीं है। तो आप, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रेगनेंसी के बाद रोटियां, पराठे, अंडे की कढ़ाई ही खाते रहेंगे तो कोई आप कभी भी कम नहीं हो सकते। कि एक फ़ीमेल भी है, उसको भी वर्कआउट्स करने चाहिए, उसको भी स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। हम रील्स तो देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस तो देख रहे हैं, जितने भी बाहर लोग हैं उनको देख तो रहे हैं कि वहाँ पर फीमेल एथलीट्स भी बन रही हैं, स्विमर्स भी बन रही हैं, क्रिकेटर्स भी बन रही हैं। हमारे यहाँ नहीं बन रही। किसी का वेट कम है तो उसको स्लो वेट ट्रेनिंग्स की तरफ हम ज़्यादा लेके जाते हैं बनस्बत जंपिंग जैक या किसी का उछाल की हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स। आज के दौर में आप देखें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी जिनके जेनेटिक ऐसे होते हैं वो स्लिम ही रहती हैं ज़िंदगी में। हमारे यहाँ बॉडी स्क्रीनिंग बहुत कम है। हमारे यहाँ बॉडी टेस्ट हम लोग जो एक नॉर्मल टेस्ट हैं, BMI हो गया, BMR, उसके अलावा जो यूरिक एसिड के टेस्ट, इस तरह के टेस्ट हम लोग कोई भी नहीं कराते। मतलब लोगों को पता भी नहीं है, वो 2-2,500-3 हज़ार के टेस्ट हैं, कोई कराते ही नहीं है। जब बिल्कुल हम लेट जाते हैं तब हमें याद आता है, क्योंकि जिस तरह दौर चेंज होता जा रहे हैं, जिस तरह चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, उस तरह हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन मेरी नज़र में खाना है। खुर्रम कामरान की पॉट से हाजिर हैं और हम अपने ऑडियंस को बताते हैं कि ज़िंदगी की फ़िटनेस कैसे होती है, गाइड करते हैं उनको। लेकिन आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो जिम की फ़िटनेस के बारे में और फिज़िकल फ़िटनेस के बारे में बताते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनर हैं और वेरी पोलाइट, वेरी क्यूट। उनका नाम है ज़ुएब शहूद। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक कामरान भाई, आप बताएं कैसे ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम। और आप अपने बारे में बताएं, आप कैसे करते हैं कंडक्ट ट्रेनिंग, कहाँ करते हैं ट्रेनिंग, और अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरा नाम ज़ुएब शहूद है। राइट नाउ मैं ट्राईफिट पाकिस्तान के अंदर एज अ फिटनेस मैनेजर और पर्सनल ट्रेनर काम कर रहा हूँ। ट्राईफिट पाकिस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिम है। हमारी 7 ब्रांचेस हैं इन कराची, एक सीव्यू पे, एक बिलावल हाउस पे और एक क्या कहते हैं लकी वन पे। सेग्रीगेटेड जिम है हमारा, मेल फीमेल बिल्कुल डिफरेंट। इसके अलावा लकी वन के अंदर हमने अभी किड्स का भी ओपन किया है। इंशाल्लाह हम लोग इस्लामाबाद में भी जा रहे हैं, फैसलाबाद में भी जा रहे हैं, लाहौर में भी जा रहे हैं, सून वहाँ पर हम जाएंगे। मुझे एक बात बताएं आप जी फिज़िकल ट्रेनिंग तो कराते हैं, बिल्कुल। आपके ख्याल में फ़िज़िकल ट्रेनिंग के साथ मेंटल ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? फ़िज़िकल ट्रेनिंग के साथ मेंटल ट्रेनिंग जो बिल्कुल 100% इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगी तो दोनों चीज़ें हमारी रिस्पॉन्ड नहीं करती, ना बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना मेंटल रिस्पॉन्ड या क्या कहते हैं ट्रेनिंग रिस्पॉन्ड करती है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। लोग फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए क्यों आते हैं? फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए क्यों आते हैं? अब देखें आजकल ट्रेंड बन गया है कि लोग फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मैं बोलता हूँ ये ट्रेंड बहुत अच्छा ट्रेंड है। इसी बहाने लोग कम से कम जिम आ रहे हैं, एक एक्टिविटी में, एक अच्छी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें लोगों को बहुत पहले इन्वॉल्व हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही इंसान एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में से इन्वॉल्व होता है, उसके साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी बहुत अच्छा होना शुरू हो जाती है। आपके ख्याल में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब की मैनेजमेंट के लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है या उसके साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है? फ़िज़िकल ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, मतलब अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो हर बंदे को क्या बोलता है, आप जिम जाएं या कोई ऐसा काम करें फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं। अब हमारा पाकिस्तान में, कराची में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास इंडोर स्पोर्ट्स नहीं है, तो हम लोगों के लिए ईजी एक्सेस नहीं होता इंडोर स्पोर्ट्स का, तो हम लोग घूम फिर के जिम्स की तरफ जाते हैं। तो जिम्स में जब हम जाते हैं, वहाँ पर हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, हमारे अंदर एक क्या कहते हैं हार्मोन होता है डोपामाइन, जो हैप्पी हार्मोन होता है। जैसे ही हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं वो हमारा एक्टिव हो जाता है, तो हमारा जो मेंटल क्या कहते हैं मेंटल स्ट्रेस है, चीज़ें वो ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाती हैं। तो आपका जो वो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू होता है, आप एक हैप्पी मूड में आना शुरू हो जाते हैं। डोपामाइन जो हैप्पी हार्मोन भी कहलाता है,
इसलिए आप देखें जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, किसी भी किस्म का जो स्पोर्ट्समैन है, किसी भी किस्म की जो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा खुश रहता है, ज़्यादा फोकस रहता है। इसलिए मैं ये देख रहा था कि जो डोपामिन जो बॉडी में से डाउन होता है जी, उसकी मेन वजह जो हम रील्स और जो शॉर्ट्स देखते हैं और वो उनको हम स्क्रॉल करते हैं, तो उससे वो बहुत रिलीज़ होता है, बॉडी रिलीज़ करती है और डाउन होती है। तो आपके ख्याल में जो फिज़िकल ट्रेनिंग है या जिम की ट्रेनिंग है, फिज़िकल ट्रेनिंग में एथलीट्स की बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल जिम के 100%। अंदर भी एंटायरली जी, डिफरेंट है, बिल्कुल। बट उनके लिए जॉगिंग है, वॉक है और दूसरी एक्सरसाइजेज हैं जो जिम में नहीं होती, बिल्कुल या जो मॉडर्न जिम्स हैं उसमें भी होती हैं। लेकिन जो डोपामिन है वो आपको पता है और कौन कौन से हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है बॉडी में? वो दूसरे हमारे जितने दूसरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। जी, डिस्टर्ब किस सेंस में बोल रहे हैं आप? मतलब अफेक्ट करता है वो जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, हेल्दी हार्मोन्स, जैसे आपने ये बताया जी। कि ये हैप्पी है, तो उस तरीके से उनको भी वो रिड्यूस करता है डोपामिन। जो मैंने आपको बताया कि लोगों को नहीं पता, वो अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उनका स्क्रीन टाइम जो है वो 3 घंटे 4 घंटे, कुछ लोगों का जो आजकल के बच्चे 8-8 घंटे होता है, वो ऐसे होता है कि वो 8 घंटे स्क्रीन टाइम ऐसा होता है कि 4 घंटे तो वो सोशल मीडिया पे रहते हैं, फिर 4 घंटे वो मूवीज़ देखते हैं या 2.5 घंटे या 3 वॉट एवर जो उनका जो है, उसके बाद फिर वो मूवीज़ देखते हैं या और करते हैं, तो टोटल ओवरऑल 8 से 10 घंटे। अब वो डोपामिन रिलीज कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो नीचे होता है, इम्पोटेंसी होती है। हमें ज़्यादातर ये पता है कि जो हार्मोन्स हैं उससे इम्पोटेंसी होती है, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि ये मोटिवेशन के लिए, जो आपके मसल्स स्ट्रेंथ है उसके लिए, और जो आपकी बोन्स हैं उसकी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो मुझे आप ये बताएं कि वो जो हार्मोन्स डेवलप करना है उनके लिए आप डाइट प्लान ज़रूर बताते हैं या खाली आप सिर्फ एक्सरसाइजेस पे कंसंट्रेट करते हैं? नहीं, देखिए दोनों चीज़ें होती हैं। अब बिल्कुल आपने जैसे बात करी डिफरेंट तरीके की हमारी एक्टिविटीज़ हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, हमारे पास सबसे बड़ा इशू क्या है, हमारे पास एक्टिविटीज़ बहुत हैं, इंडोर स्पोर्ट्स हैं, गेम है, आप दुनिया में जाए, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है। जब बंदा जिम आता है, सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि वो जिम आए रेगुलर, जी, एक चीज़ से आगे जुड़ जाए, मतलब जिम आना शुरू हो। जब वो जिम आना शुरू हो जाता है तो हम उसके साथ साथ उसको डाइट बताना शुरू करते हैं। अच्छा, वो जिम क्यों नहीं आते? जिम मतलब लोग जो है जिम आने में काहिली, बिल्कुल, और सुस्ती और रिलेक्टेंट भी होते हैं। एक तो वजह अफोर्डेबिलिटी भी है आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब हमने देखा है कि अच्छी खासी फ़ी होती है, और अगर आप बगैर ट्रेनर के करें तो आपके वो रिजल्ट्स और गोल्स नहीं अचीव हो पाते। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए क्या सजेशन? ठीक है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, अब किसी भी दुनिया की किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप एक एक्सपेंसिव जिम में जाएं, महंगे जिम में जाएं, आप सस्ते जिम में भी जा सकते हैं। जी। हमारे पास ऐसे भी जिम्स हैं जो 500 रुपये फीस ले रहे हैं, आज 1000 रुपये फीस ले रहे हैं। तो हर तरह के जिम्स मौजूद हैं आपके पास। आप जिम नहीं जा रहे, आप पार्क चले जाएँ, पार्क आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप पार्क भी नहीं जा रहे, आप घर में भी एक अपना क्या कहते हैं योगा मैट लेके 15-20 मिनट, आधा घंटा वहाँ भी वर्कआउट कर सकते हैं। सोशल मीडिया आपका भरा हुआ, ये डिपेंड करता है प्रायोरिटीज़ के ऊपर हमारी, कि प्रायोरिटीज़ क्या है। जिम में इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि जब आप जिम जाते हैं वहाँ पर एक पूरा एनवायरनमेंट होता है। एक बंदा जैसे ही जिसकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, वो घर में अकेला है या एक्सपायर जहाँ भी अकेला है, वो लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा नहीं है, वो और डिप्रेशन में जा रहा है। जब वो जिम आता है वहाँ पर उसको 100 तरह के लोग मिलते हैं। अब आप जब जिम जाएं, आप देखें जितने भी जिम में लोग होते हैं वो खुश होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, उनकी जितनी ज़िंदगी की टेंशन है जो भी वो सब भूल जाते हैं। क्यों? कोई भी आया वो अपनी उस टेंशन से रिलेटेड बात नहीं करता। आपको कोई नया बंदा मिला, मुझे कोई नया बंदा मिला, हम दोनों अपनी एक नॉर्मल बात करना शुरू कर देंगे, तो उसमें हम लोग और खुश होते हैं, वो टेंशनें सारी आप भूल गए। तो वो आपको एनवायरनमेंट एक क्रिएट करा रहा है। घर आप जा रहे हैं, घर में वो आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। आप पार्क जा रहे हैं, हमारे यहाँ पार्क में वो एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ भी आप अकेले ही हैं, तो आप और टेंशन में जा रहे हैं पार्क में जाकर और अकेले करके। उससे बेहतर आप एक जिम में जाएँ, किसी भी जिम में जाएँ। हाँ, मैं ये कहीं भी नहीं बोल रहा, या कोई भी ट्रेनर या कोई भी स्टडीज़ ये नहीं बोलती आप महंगे जिम में जाएं। आप जो जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं आप उस जिम में चले जाएं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आपने बहुत मज़े से कह दिया कि 500 रुपए के जिम भी अवेलेबल है। कराची तो बड़ा गरीब परवर शहर है, दूसरे शहरों में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है एज कम्पेयर्ड विद, इवन लाहौर में भी नहीं है। लाहौर में भी बड़े बड़े जिम्स हैं, जो छोटे जिम्स हैं वो बहुत रेयर हैं। सही है।
लाइफ स्टाइल के इश्यूज हैं या ट्रेंड के इश्यूज हैं या लोगों को अवेयरनेस नहीं। आज भी मेरा लाहौर में अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है। वहाँ हार्ट के पेशेंट्स कंपैरेटिवली दूसरे शहरों से कराची के मुकाबले में ज़्यादा है। एक तो जो उनके डाइट प्लान्स हैं या जो ज़्यादातर खुराक है वो अभी तक वो देसी खुराक पे जोड़ देते, पाए हो गए, नहारी हो गई, उसके अलावा हाई कैलोरी के जो है या हाई प्रोटीन कह लें आप, प्रोटीन्स भी होती हैं, प्रोटीन भी होती है, बिल्कुल जी ऐसे ही। उसकी तरफ ज़्यादा रगबत होती है। हमारे यहाँ तो कराची में लोग बहुत कॉशियस हैं, कॉन्शियस एक दूसरे से डिस्कस करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस वगैरह में। लेकिन मुझे ये बताएं जहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ 500 रुपये जिसमें एसी नहीं लगा हुआ, उसमें जाके बच्चा या टीनेजर ये बड़ा कैसे करेगा जाके? मुझे अच्छा, दूसरा एक और मैं बताता हूँ, हमारा 52% आबादी हमारी ख़वातीन की बिल्कुल है, तो हमें ख़वातीन को तो ज़्यादा करना चाहिए। ख़वातीन को ज़्यादा इशू होते हैं कि घर के अंदर होती हैं, मतलब एक उनके बेबी को बर्थ देती हैं तो उसके बाद उनका वजन 20 किलो 25 किलो बढ़ जाता है, दूसरा बच्चा होता है तो 40 किलो बढ़ जाती है, और टोटली उनका जो फिजिकल जोग्राफी होती है वो टोटली कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको ज़्यादा और लोग उनको करने नहीं देते कि जिम जाओगे मतलब पर्दादार चार दीवारी में रहेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट the cities or the cosmopolitan cities or urban area, I'm talking about the villages and the rural area और the countryside, वहाँ बहुत है। आप लोगों के अभी बिल्कुल ऐसे ही आपका ताल्लुक चूँकि पहाड़ी इलाके से नॉलेज में है और आप वैसे ही सुर्ख सफ़ेद भी हैं और सारी चीज़ें। दूसरा एक जो मैं कनाडा में करता रहा हूँ, मैंने वहाँ बहुत देखा है, मेरा सेकंड क्वेश्चन है उसका विल कंटिन्यू, सॉरी मैं, लेकिन चूँकि कनेक्टेड है तो इसलिए मैं उससे पूछ वहाँ मैंने देखा है जिम, बहुत अच्छे अच्छे जिम होते हैं वहाँ। जो गोरियाँ होती हैं वो प्रेग्नेंट भी होती हैं, वो जिम कर रही होती हैं। हमारे यहाँ जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको कहते हैं जी आराम करो, ना तुमने सीढ़ी चढ़नी है, ना तुमने लंबी वॉक करनी है, ना तुमने स्ट्रेस करना, तुमने आराम से बस रेस्ट करना। बिल्कुल मिसकंसेप्शन है या कोई और इश्यूज हैं, उनको कितना आप कितना कन्विंस हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है वर्कआउट की, ऑल दो उसको जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, वो आप मुझे बताएं। इसी से एक मैसेज जाए उनको जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। चले पहले तो आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा जैसे हमारे जो छोटे एरियाज हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वो कैसे जिम करें, कैसे वर्कआउट करें। अब देखें जिम मेरे ख्याल से जो मुझे नॉलेज है हर छोटे छोटे एरिया में बना हुआ है जी। अगर अब जैसे जिस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, अब जो वो लोग हैं वहाँ पर वो लोग वैसे ही उस गर्मी में रहने के आती हैं, उनकी बॉडी उस चीज़ की यूज्ड टू है, तो उनको एसीज की या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छा। तो वो जब उस जिम में जाएंगे तो उनके लिए वो इशू नहीं है गर्मी, एग्जैक्टली उनके लिए वो इशू नहीं है, वहाँ जाएं। अब उनकी प्रायोरिटीज़ पे बात है कि जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ऐसे बहुत सारे फिट लोग हैं जो कराची में अच्छे ट्रेनर्स हैं बने, वो छोटे एरिया से भी आके बने, वहीं पर उन्होंने उस चीज़ को शुरू करा, वहाँ से वो बंदे चले गए। लेकिन बात वही है, जिसको जाना होता है, जिसको करना होता है, वो कहीं भी जाके कर सकता है, डिपेंड करता है। अब किसी के पास जिम नहीं है, मैंने आपको पहले बोला, वो मैट ले सकता है। और अब हर किसी को अवेयरनेस है मेरे ख्याल से आजकल, मतलब मेरे नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई या दुनिया में कोई ऐसा बंदा होगा जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई रील देख रहा है, हर कोई यूट्यूब देख रहा है, एक्सेस है, इजी एक्सेस है। तो इससे ज़्यादा इजी एक्सेस आपको कोई नहीं है। आपको पहले दिन का वर्कआउट चाहिए वो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, आपको 100वें दिन का चाहिए वो भी मिलेगा, आपको घर में करना है वो भी मिलेगा, आपको जिम में करना है वो भी मिलेगा। फिर डिपेंड करता है आप अगर चाहते हो, आपके अंदर चाहते हो तो आप किसी भी तरह किसी को अप्रोच कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अब दूसरी बात आपकी आ गई, आपने कहा कि जब आप बाहर गए वहाँ पर जो हमारी प्रेग्नेंट वहाँ पर ख़वातीन है वो वर्कआउट्स करती हैं, बिल्कुल उनको 100% वर्कआउट करना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। पहले वो जाके अपने डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, जैसे जो एक हमारा कॉम्प्लिकेशन ना हो, डॉक्टर उनको बताएगा आप बिल्कुल जाओ, ये वर्कआउट्स आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जब वो 7 वर्कआउट्स वहाँ पर करते हैं, उनके डॉक्टर्स उनके साथ होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स मंथली चेक हो रही होती हैं, वो उसके साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं जो उनको बोला। टाइम टू टाइम वो उस चीज़ को डाउन करते जाते हैं वर्कआउट को, और अपनी कैलोरीज को बढ़ाते जाते हैं न्यूट्रिशन के हवाले में, क्योंकि न्यूट्रिशंस भी उनके लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन उसके लिए उनके साथ डॉक्टर का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इस चीज़ को पता नहीं अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है फैमिलीज़ में। अब अगर हमारे यहाँ कोई ख़वातीन प्रेग्नेंट हो तो हमारी नानी भी हैं, दादी भी हैं, अम्मी भी हैं, दूसरी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फिर वो उनको बोलते नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो,
क्योंकि हम अपने कल्चर से गोरों कल्चर को मिला नहीं सकते। हम लोग एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से, वो लोग बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से। तो इस चीज़ को हम कम कर उस चीज़ में पढ़ने के बजाय हम बोलते हैं आप वर्कआउट नहीं करो। तो जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो चीज़ें हैं, जिसकी फैमिली इस चीज़ से रिलेटेड है, वो बोलते हैं कर लो। उसके अलावा जो ख़वातीन उसके बाद जिनको जिम्स का इशू है, कराची में अगर रहती हैं, ख़ास तौर पे बड़े सिटीज़ में रहती हैं, वहाँ तो हमारे सेग्रीगेटेड जिम बहुत बड़े हैं, कोई मसला नहीं है। आप ट्राइफेड ही ले लें, ट्राइफेड एक सेग्रीगेटेड जिम है कराची के अंदर, बिल्कुल फीमेल्स का बिल्कुल अलग है जी हाँ। तो वहाँ पर अगर वो आना चाहें वहाँ आ सकती हैं। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई सस्ते जिम में जाना चाहता है, तो मेरे ख्याल से 80-90% जिम जितने भी हैं उनकी टाइमिंग सेग्रीगेटेड होती है, 10 से लेके 4 बजे तक, 5 बजे तक। फिर वही बात आ गई अवेयरनेस की, अगर वो वहाँ भी नहीं जाना चाहती, घर में करना चाहती हैं, तो हमारे पास इजी एक्सेस है सोशल मीडिया। वो उसके ऊपर जाके वर्कआउट सर्च कर सकते हैं, किसी ट्रेनर को सर्च कर सकते हैं, आपके चैनल के थ्रू आपसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है पूछने वाले पे। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो एक्सरसाइज वगैरह आती हैं वो देख के हम अपनी शुरू कर दें। सही है। आपका बॉडी वेट, आपका जो BMI है और आपके क्या गोल्स हैं, उसके हिसाब से जाहिर है ट्रेनर का काम क्या है। दुनिया भर में जो इतने ट्रेनर्स इतने पैसे लेते हैं, आप भी अच्छे खासे पैसे लेते होंगे ऑब्वियसली, और आपका जिम भी अच्छे पैसे लेता है, तगड़े पैसे लेते हैं। बिल्कुल जाहिर उनकी अफादियत तो है ना, उनकी इंपॉर्टेंस है हमारे, 100% इंपॉर्टेंस है। मतलब ये कल्चर की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो मैं अपना BMI देखूं, मेरा वेट 90 kg है, मेरा जो छोटा भाई है वो ही 62 kg, हैविंग द सेम हाइट। अब वो मेरी वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकता भाई यूज, लेकिन अब YouTube पे देख के बगैर BMI के वही वाली एक्सरसाइज शुरू कर देगा। अच्छा, मेरा वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, मैं टू कंटिन्यू दिस, जो खवातीन का टॉपिक है, जी जी, मैं बहुत ये करना चाहता हूँ कि खाली हमारा जो प्रोग्राम है वो खाली जो मेल हजरात हैं वो ना देखें, खवातीन जरूरी है, ये नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मैंने तो प्रेगनेंसी की बात की, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और पोस्ट प्रेगनेंसी क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए कि पोस्ट प्रेगनेंसी मेंटल कंडीशन जो है वो फीमेल की बहुत खराब हो जाती है। बिल्कुल, ये खाली फीमेल्स जानती हैं या बड़ी जो शादीशुदा हजरात हैं वो जानते हैं, जो अनमैरिड है उनको इतना नॉलेज नहीं होगी कि उनको बहुत स्ट्रेस होता है और उनके मेंटल जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत हाई होती है, बॉडी फिजिकल चेंजेस होती हैं, ब्ला ब्ला, बहुत सही चीज, आपके हार्मोन सारे डिस्टर्ब होते हैं। उसके लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस बताएंगे जो जनरली जो नॉर्मली वो खवातीन कर लें? वो इसलिए मैं आपसे पूछा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है 80% 70% फैमिलीज के अंदर कि पोस्ट प्रेगनेंसी उनको वो गोंद और वो पंजीरीस और वो हैवी जो है वो खिलाते हैं, उसके बाद फिर जो खवातीन होती हैं वो फूल के गुफा हो जाती हैं और अनफिट हो जाती है। बजाय उसका सबसे ज़्यादा फिर उसके सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं एक बच्चे के बाद। वो ये होता है वो तो स्मार्ट लड़की से शादी करके आया हुआ होता है, उसके बाद जो बच्चे होते हैं उसके बाद वो जी है वो तंबोला तैयार होता है, तो जाहिर है फिर उसका माइंड कहीं और जाता है, वहाँ से और दूसरे सोशल डिस्ट्रैक्शन सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उसको खवातीन की तरफ इंटरेस्ट जाना हो जो स्मार्ट है, वो कहती है ये तो घर के अंदर तो ऐसी है, यू नो, बिल्कुल ऐसे। तो उन्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी है ब्रीफली बता दें, और वेट के हिसाब से भी जो मैंने BMI का कहा था वो भी आप मुझे बता दें कि वेट को कैसे खातिर रखें और किस हिसाब से एक्सरसाइज करें, ताकि सोशल मीडिया पे मैंने बताया ना, इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब पे अजीब अजीब सी एक्सरसाइज हो। अब वो बड़े एथलीट्स की भी होती हैं इंटेंस एक्सरसाइज भी, तो आई नो, मुझे तो पता है, लेकिन आम नाज़रीन के लिए वो ज़रा ये आपने बिल्कुल सही बोला। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो देख के शुरू हो जाते हैं, वो उनके लिए नहीं होती। चले पहले ख़वातीन की बात करते हैं। अब जैसे ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान, हम वही मैंने आपसे बात की ना, हमारा कल्चर है जी, दुनिया में नहीं हो रहा कहीं कि उनको इतनी सारी चीज़ें खिलाई जा रही हैं जी, यस, कि आप गोंद भी खिला दें, पता नहीं फलान XYZ चीज़ें खिलाई जा रही हैं। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं खिलाता। हमारे कल्चर में ये चीज़ खिलाई जाती है। पाकिस्तान इंडिया में दोनों जगह, पाकिस्तान इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो हमारी यहाँ पर ये चीज़ बहुत कैसे आती है, चीज़ें बन के पूरी आ रही है, मिठाइयाँ आ रही हैं, मीठे आ रही हैं, उसका कोई फायदा नहीं है सिवाय वो एक इंसान को मोटा करने के बस। हेल्थ खराब हो रही है, अच्छी नहीं हो रही, वो खराब कर रही है और वीकनेस दूर नहीं होती, कुछ भी नहीं होगा उन चीज़ों के अंदर, कहीं भी न्यूट्रिशन नहीं है। तो यानी यखनी वगैरह ले लें, जूस ले लें, जो जूस नहीं अफोर्ड कर सकते, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, उससे आदमी। अब एक आप मीठी चीज़ खा रहे हैं हाई कैलोरीज की, उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यूट्रिशंस होंगे? चले वो हमारे फैमिलीज़ के खुशी है वो खिला रही, लेकिन उसके बाद सबसे पहले जब प्रेगनेंसी से वो पोस्ट प्रेगनेंसी हो जाए, फ्री हो जाए,
सबसे पहले जो उनको करना चाहिए, ख़वातीन को डॉक्टर से मिल के सब चीज़ें करके उसके बाद उनको अपनी डाइट प्लान को थोड़ा सही करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपकी आती है डाइट्स, न्यूट्रिशंस, जो आपने उस 9 मंथ में खाए, 9 महीने में बहुत ज़्यादा खाए, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें गूगल पे अवेलेबल होंगी, गूगल पे अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं भी है इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है जी। कैलोरीज को आपको डाउन करना है। जो आपको बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, आप जैसे पराठे खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाए खा रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसानात के। उनको आप आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएँ। वो चीज़ें खाएँ जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, जिसमें प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा है। आप फ्राई अंडा खा रहे हैं उसकी जगह आप बॉयल अंडा खा लें, कोई मसला नहीं। आप जहाँ आप पराठे खा रहे हैं देसी घी में, उसकी जगह ब्राउन ब्रेड। बताते चले कि वो जो, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि हाफ बॉइल्ड और फुल बॉइल्ड की जो तासीर है उसमें भी फ़र्क होता है। आप देखिए, अब तासीर में बिल्कुल फ़र्क होता है, लेकिन जिसको जो पसंद है वो खा ले, हाफ बॉयल खा ले, फुल बॉयल खा ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो घर में नॉर्मल डिशेस बनती हैं उसको अगर कोई स्वैप करें और बहुत इजीली उसको ट्रांसफॉर्म कर दें कि हाई प्रोटीन से उसको थोड़ा लो पे ले आए, हाई कैलोरी डाइट को, देखिए डाइट जितने भी लो कैलोरी डाइट पे थोड़ी सी चेंज करके ले आए, बिल्कुल ऐसा ही। मिसाल के तौर पे कि जो फ्राइड चीजें होती हैं उनको एयर फ्राइड कर लें या और भी बहुत सारी। अब दुनिया में देखिए जितनी भी चीज़ें, जितनी भी हाई न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। वही चिकन है, वही फिश है, वही बीफ है, वही मटन है। उसको बनाने का तरीका है बस, वही अंडे। जहाँ आपने अंडे को डीप फ्राई कर दिया, वो आपको कैलोरी ज़्यादा कर दी उसने, वो आपको न्यूट्रिशन की जगह आपको फैट देना शुरू कर दिया, उसने मोटा करना शुरू कर दिया। जहाँ आपने उसको ऑलिव ऑयल में हाफ फ्राई किया, सॉरी ऑलिव ऑयल में आपने उसे फ्राई किया हल्का फुल्का, उसको खाया, वो आपके लिए सही है। इसी तरह जहाँ आपने उसको बॉईल किया, खाया, सही है। इसी तरह आपने चिकन बनाई है, एक चिकन कढ़ाई बनाई है तेल के अंदर बहुत ज़्यादा, उसमें से तेल निकाल के उसको आप एयर फ्राई कर दें या ऑलिव ऑयल में हल्के से बना लें। चीज़ें वही हैं, आपने उसको सिर्फ कम करना है। हम आपको नहीं बोल रहे कि आप कोई कंपटीशन खेल लें या खेलनी नहीं, आपका वो काम नहीं है। आपको ना कोई हम 6 पैक्स बनाने का बोल लेना कुछ, आपको एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। जो आप खाना खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, बीफ खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसको आप ऑलिव ऑयल में बना लो, कोकोनट ऑयल में बना लो। अगर आपके पास ये चीज़ें एक्सेस नहीं है तो आप उसमें ऑयल कम कर दो। आपके पास वो भी नहीं है तो आप उसमें सिर्फ जो चिकन है या कोई भी चीज़ है एक्स्ट्रा वो निकाल के खा लो। पराठों की जगह आप लाल आटे की रोटी खा लो, बाजरे की रोटी खा लो, जौ की रोटी खा लो, ये खा लो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपके न्यूट्रिशन में बहुत हाई है, वेट आपका लॉस होना खुद ही शुरू हो जाएगा। ये आप मुझे इसको दोबारा से आप एक्सप्लेन करें दूसरे वर्ड्स में, कि जो हम लोग कहते हैं कि चीनी छोड़ दें, शुगर छोड़ दें, तो उसमें डाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को बताएं, जो वो लोग नहीं समझते कि उसके अंदर शुगर का असर करती हैं वो चीज़ें। अब देखिए, जैसे आपने रिप्लेसमेंट बताई, बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट बताई, लेकिन उन लोगों को बताएं कौन सी चीज़ें जो कार्ब्स अंदर जाके शुगर बनाती हैं। जैसे वाइट राइस है जी, राइस में हमारे पास 2 तरह के राइस होते हैं, एक आपके पास बासमती होते हैं, एक सेला होते हैं। जैसे ही आप सेला खाएंगे वो आपकी बॉडी में जाके सिर्फ शुगर और कार्ब्स बनाएंगे। अच्छा, सही है। जितने भी आपको बाहर खाने मिलते हैं 80% 90% वो सेला चावल में बनते हैं। अच्छा, इसलिए वो आपको मोटा करता है। जो प्रोसेस फूड है वो इस तरह का प्रोसेस फूड। तो देखिए, प्रोसेस फूड की भी डेफिनेशन बता दें कि लोगों को उस प्रोसेस फूड खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। सही है। दूसरी तरफ आपके बासमती राइस आ गए, आप उनको स्टीम कर लें, नॉर्मल स्टीम आपने करा, बॉईल करा, वो आप खा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसकी एक लिमिट है, आप 1 प्लेट आधा प्लेट बॉइल्ड चिकन के साथ पोर्शन ले लें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह रोटी का रिप्लेसमेंट है, आप मैदे वाली रोटी नहीं खाएं। ऑब्वियसली बात है, मैदे वाली रोटी आप खाएंगे वो आपके अंदर बॉडी के अंदर जाके सिर्फ आपको फैट्स देगी और आपको ये कहते हैं कार्ब्स देगी, आपको शुगर बनाएगी, कुछ नहीं करेगी। आप लाल आटे की रोटी खा लें। आप लाल आटे से क्या मुराद है आपकी? जो लाल आटा नॉर्मल जो हमारा जो आटा होता है लाल जी, जो घर में अवेलेबल होता है जी, वो आप घर में बना के खा लें। बाजरे का आटा ले लें, जौ का आटा ले लें, जो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट है। मकई का आटा ले लें, इवन राइस का आटा, राइस वो ले लें। मतलब जो इजी एक्सेस है आप वो कर लें जी। ये सब वो चीज़ें जो हर घर में आपको अवेलेबल है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आप, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रेगनेंसी के बाद रोटियां, पराठे, अंडे की कढ़ाई ही खाते रहेंगे तो कोई आप कभी भी कम नहीं हो सकते। फिर उसके बाद आपने बात की प्रोसेस फूड की। प्रोसेस फूड में हमारे यहाँ सबसे खतरनाक चीज़ है हमारे चिप्स और बिस्किट्स। चिप्स और बिस्किट जो इस वक्त सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त चिप्स और बिस्किट्स खाए जा रहे हैं, प्रेगनेंसी में भी, उसके बाद भी, नॉर्मल डेज में भी लोगों के घर में चिप्स भरे हुए, बिस्किट्स भरे हुए। वो दिखने में इतने से, लेकिन उसके अंदर एक बिस्किट आप उठाएं कोई सा भी 40 रुपये का, उसके अंदर कैलोरीज 500-600 हैं। सिर्फ कैलोरीज नहीं है, सिर्फ उसके साथ ट्रांस फैट भी है, उसके साथ दूसरी चीज़ें भी, वो सब आपके अंदर जा रही हैं।
ज़ुहैब भाई, एक बात बताएं मुझे, ये फीमेल्स के बारे से कंटिन्यू है जी। एक टीनेजर बच्ची है, एक 20s में, एक 30s में, एक 40s में, और एक अम्मा है और दादी हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि ओल्ड एज में जाके तो ख़त्म हो जाती है एक्सरसाइज, लोग कहते हैं नहीं। तो अब इनकी जो कैटेगरी है, इनको कैसे कैसे एक्सरसाइज और डाइट को लेके चलना चाहिए? अब देखिए खुर्रम भाई, इसका सबसे पहला इशू जो है हमारे वो टीनेजर से शुरू होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ इस चीज़ को कोई भी समझे आगे बता नहीं रहा, ना स्कूल्स में ना जगह पे, कि एक फ़ीमेल भी है उसको भी वर्कआउट्स करने चाहिए, उसको भी स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। हम रील्स तो देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस तो देख रहे हैं, जितने भी बाहर लोग हैं उनको देख तो रहे हैं कि वहाँ पर फीमेल्स एथलीट्स भी बन रही हैं, स्विमर्स भी बन रही हैं, क्रिकेटर्स भी बन रही हैं। हमारे यहाँ नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है इस चीज़ का। अब जैसे समझे एक टीनेजर है, उसको शौक है जिम जाने का, उसको शौक है स्पोर्ट्स करने का, लेकिन उसके घर में जो उसकी वालदा हैं या उसकी दादी हैं, उसके फादर हैं, उसके दादा हैं, वो उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, तो वो क्लैश वहाँ से शुरू होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो थोड़ा दौर चेंज हुआ, लोगों को थोड़ी चीज़ें पता चलना शुरू हुई, अवेयरनेस आना शुरू हुई, तो उन लोगों ने अलाउ करना शुरू किया। अब जब हम टीनेजर से वर्कआउट करना शुरू करते हैं, किसी भी किस्म का वर्कआउट, किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी में हम शामिल होते हैं, तो आप देखें वो जितनी भी टीनेजर्स हैं, जब वो आगे 20s में जाती हैं, 30s में जाती हैं, एक मदर बनती हैं, 40s में जाती हैं, उनकी लाइफ एक जो पुराने वाली ख़वातीन हैं उनसे बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वर्कआउट को भी कंटिन्यू रखा हुआ है, अपने न्यूट्रिशंस को भी कंटिन्यू रखा हुआ है, वो उस चीज़ की यूज़ टू हैं। अब जो हमारी एक नॉर्मल फ़ीमेल है, एक हाउसवाइफ है, जो जिसने कभी वर्कआउट किया ही नहीं, तो टीनेज भी गुजर गई, 20s भी गुजर गए, 30s भी गुजर गए, 40s में वो बिल्कुल डाउन होना शुरू हो गई, मेंटली भी, फिज़िकली भी। घुटनों में से आवाज़ें आ गई, कोहनियों में से आवाज़ें आ गई, जगह जगह से आवाज़ें आ गई, घर के इतने काम हैं, इतने मसले हैं, इतने प्रेशर हैं। फिर वो सोचते हैं वर्कआउट कैसे करें, या किसी फिज़िकल एक्टिविटी में कैसे शामिल हो। उनके लिए वहाँ पर क्या चैलेंज आ जाता है, वो वर्कआउट करना चैलेंज नहीं है, उनके लिए बैरियर बन जाता है उनका मेंटल हेल्थ। वो उनको उस चीज़ को वहाँ पर जाने नहीं दे रही होती। तो उसके लिए उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है या उनके घर में लोग हैं, वो उस चीज़ को उनके दिमाग से निकालें कि नहीं, आप वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट की कोई उम्र नहीं है, आप 50 साल के हों, आप 60 साल के हों, आप 70 साल के हों, आप 20 साल के हों, 15 साल के हों, आप मेल हों, आप फीमेल हों, आप वर्कआउट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हम इस चीज़ को आगे किस तरह कैरी करें, आगे अपने घरों में किस तरह कैरी करें, लोगों को किस तरह बताएं कि ये चीज़ आपने करनी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। अब हमारी नानी है, दादी हैं, उनको आप देखें, किसी का घुटनों का मसला है, किसी को चलने का मसला है, वो मसले इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी वर्कआउट्स नहीं किए। पुराने ज़माने में, पिछले दौर में आप चले, न्यूट्रिशन का भी कोई ख्याल नहीं रखता था, वो उनको अब जाके चीज़ अफेक्ट कर रही है। अगर हम अपने घर में अभी से ही 15 साल से ही, 16 साल से ही, स्कूल टाइम से ही मेल फीमेल में, फीमेल्स में ख़ास तौर पे ये चीज़ ज़्यादा करेंगे, तो उनको आगे जाके वो मसला नहीं करेगा। दूसरा, वर्कआउट्स में ऐसा कोई चेंज नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कोई 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, उसके वर्कआउट्स डिफरेंट हैं, उसको स्लोली ग्रेजुअली लेके चलना पड़ेगा। जंपिंग जैक्स नहीं करा सकते, उछाल कूद नहीं कर सकते, घुटनों पे लोड आएगा, उसका वेट देखना पड़ेगा, उसकी अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है वो देखनी पड़ेगी। 30s में कोई है, सेम उसको ही देखना पड़ेगा। किसी का वेट कम है तो उसको स्लो वेट ट्रेनिंग्स की तरफ हम ज़्यादा लेके जाते हैं बनिस्बत जंपिंग जैक या किसी तरह उछाल की हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के। वेट ट्रेनिंग इसलिए ज़्यादा कराते हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथ डेवलप हो, पहले मसल्स में स्ट्रेंथ आए, थोड़ा सा उनका क्या कहते हैं मसल मास इंक्रीज़ हो, ताकि फिर वो आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करें। ज़रूरी नहीं है एक बंदा अगर मोटा है तो वो अनफिट है, एक पतला है तो वो फिट है। ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। आप मोटे होके भी फिट हो सकते हो, आप पतले होके भी अनफिट हो सकते हो। आज के दौर में आप देखें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी जिनके जेनेटिक ऐसे होते हैं, वो स्लिम ही रहती हैं ज़िंदगी भर, लेकिन उनको ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं बनिस्बत मोटे लोगों के। क्योंकि मोटा जब इंसान होता है, ओवरवेट होता है, उसको कहीं ना कहीं ख्याल आता है, वो डॉक्टर के पास चला जाता है, अपने टेस्ट करा लेता है। हमारे यहाँ बॉडी स्क्रीनिंग बहुत कम है। हमारे यहाँ बॉडी टेस्ट, हम लोग जो एक नॉर्मल टेस्ट हैं, BMI हो गया, BMR, उसके अलावा जो यूरिक एसिड के टेस्ट, इस तरह के टेस्ट हम लोग कोई भी नहीं कराते। मतलब लोगों को पता भी नहीं है, वो 2-2.5-3 हज़ार के टेस्ट हैं, कोई कराते ही नहीं है। जब बिल्कुल हम लेट जाते हैं तब हमें याद आता है। तो मोटा जो एक ओवरवेट इंसान है वो फिर भी जाके वो टेस्ट करा लेता है,
तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को पकड़ लेता है। लेकिन इसलिए मैं कपड़े अच्छे लग रहे हैं, उस पर दिख रहा है अच्छा, वो बोलता है नहीं यार मैं तो फिट हूँ। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी में किसी ना किसी तरह शामिल होना होगा, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है जो फीमेल्स हैं वो घर में ही रहती हैं 80%, जो 20% या वर्किंग वुमेन है या बाहर जा रही हैं उनकी बात नहीं हो रही। 75 to 80% हमारी हाउस वाइफ हैं, घर में रह रही हैं, पढ़ रही हैं, उनका उस तरफ ध्यान ही नहीं, या तो मोबाइल या तो घर। तो उनको उस मोबाइल में जब वो देख रही है रील्स या चीज़ें देख रही हैं, उससे उनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार हम फिटनेस की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह दौर चेंज होता जा रहा है, जिस तरह चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, उस तरह हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन मेरी नज़र में खाना है। खाने से बड़ी एडिक्शन दुनिया में इस वक्त कुछ भी नहीं है। फूड से बड़ी एडिक्शन इस वक्त कुछ भी नहीं है। कोई अल्लाह ना करे मर जाए तो खाने की बात होती है, कोई खुशी हो खाने की बात होती है, कोई दुनिया वर्ल्ड टूर पे जा रहा है खाने की बात करेगा, कोई पाकिस्तान टूर पे जा रहा है खाने की बात करेगा, हर जगह खाने की बात हो रही है। वो खाना तो हम खा रहे हैं, उससे जो हमें नुकसान हो रहे हैं वो हम कर लें, उससे हमने ओवरकम कैसे करना है, उससे हमने बाहर कैसे आना है कोई नहीं सोच रहा। ब्राउनीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, फ्राइड चिकन, कैंडीज़ और कितनी इससे मिलती जुलती फैमिली की चीज़ें, जो आजकल की जो बच्चियां हैं और लड़के हैं वो एडिक्टेड हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों से वो दूर कैसे रह सकते हैं? देखिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे बड़ी एडिक्शन क्या बन गई? खाना एडिक्शन बन गया। जी। आप ब्राउनीज़ खा रहे हैं, आप चीज़ें खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। जी। अब आज के दौर में आप देखें ओवरवेट लोग ज़्यादा हैं। आप 20-25 साल 30 साल पीछे चले जाएं, इतने ओवरवेट लोग। ओवरवेट की क्या डेफिनेशन है? ओवरवेट की डेफिनेशन मतलब जो आपको वेट बहुत ज़्यादा है, जिसके कपड़े अच्छे नहीं आ रहे, जिसको जो एक गुड लुकिंग अच्छा नहीं लग रहा, ओवरवेट है। बेसिकली फिटनेस, मैं आपको सच बताता हूँ, फिटनेस एक हमारी क्या कहते हैं, फिटनेस हमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमसे रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। बॉडी फैट को कह रहे हैं? बॉडी फैट को कह रहा हूँ। फिटनेस एक इमोशन है इंसान का। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी इंसान होगा जो बुरा दिखना चाहता होगा। बुरा दिखने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो काला है या वो गोरा है या वो लंबा है या वो छोटा है। एग्जैक्टली। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। आमिर खान की हाइट कम है लेकिन वो हीरो है। यस, सही है। अगर रॉक लंबा है तो वो हीरो है। सारे खान के कद छोटे हैं। आप हॉलीवुड में देखें बहुत सारे हीरो हैं वो काले। यस। रॉक दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है लेकिन वो काला है। ये हमारे अपने ऊपर है ना, हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो अब हमें अगर इस एडिक्शन से आपको बाहर आना है, आपको ब्राउनीज छोड़नी है, सब कुछ छोड़नी है, थोड़ा थोड़ा करके उसको छोड़ना शुरू करें। आप उसको देखें आप उसको नुकसान कितने हो रहे हैं। एक ब्राउनी आप इतनी से खा रहे हैं, 2-2.5-3 हज़ार कैलोरीज आपके अंदर जा रही हैं। उसके साथ दूसरी चीज़ें कितनी जा रही हैं, कितनी वो फैट्स आपके अंदर पैदा कर रहा है। 25 साल के बच्चे हैं और मिड 20s के और मिड 30s के, और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। यही वजह है। अब शरियाने ब्लॉक हो जाते हैं जो पता नहीं लगता। यही वजह है। और एक्सरसाइज नहीं करते तो वो आइडेंटिफाई नहीं होते, वो टेस्ट नहीं कराते। तो इसमें जो आपने ब्लड टेस्ट वगैरह उनकी कितनी इफादियत है कि आप अपने जो आपके यहाँ आपके क्लाइंट्स आते हैं उनको आप बताते हैं कि अगर आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रही है उन्हें, तो उन्हें आप बताते हैं कि जाके मेडिकल ये टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, देखें आप। देखिए हमारे यहाँ जो क्लाइंट्स आ रहे हैं पहले या तो वो टेस्ट करा के ही आते हैं, वो उस चीज़ से गुजर चुके होते हैं, फिर वो आते हैं। मैंने आपको क्या बताया, फिटनेस एक इमोशन है जी। हेल्थ एक इमोशन है जो उनसे जुड़ी हुई होती है। वो आते ही जिम जब है, जो उस चीज़ को पहले रिकग्नाइज कर चुका होता है वो उस चीज़ से निकल चुका होता है। ये हमें खुद इस चीज़ का, पहले आप 25-30 साल पीछे चले जाएं, अगर 20 साल 25 साल में किसी को शुगर हो जाती थी या हार्ट अटैक हो जाता था तो हम लोग परेशान हो जाते थे कि यार इतनी सी उम्र में शुगर हो गई, इतनी सी उम्र में आपको हार्ट अटैक हो गया। आज ये चीज़ नॉर्मल है। इसकी वजह डिप्रेशन है, इसकी वजह आपके ये खाने, इसकी वजह यही चीज़ें सारी। 25-30 साल पहले मोबाइल नहीं था तो लोगों की ख्वाहिशात नहीं थी, डिप्रेशन कम था, लोग गलियों में क्रिकेट खेल लेते। स्पोर्ट्स ही है ना, आप एक्टिव हो, 3-3 4-4 घंटे क्रिकेट खेल रहे हो, बाहर घूम रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, एक्टिविटी हेल्थ से रिलेटेड थी। खाना इतना ज़्यादा नहीं था। हेल्थ एक्टिविटी क्या मतलब है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो। पहले क्रिकेट खेल लेते थे हम, कुछ ना कुछ बाहर जाके कर लेते थे। मोबाइल आए, चीज़ें ख़त्म हो गई, हमने करना छोड़ दिया। ख़वातीन जो बाहर थोड़ी वॉक कर दी पार्कों में, करना छोड़ दी, मोबाइल में लग गई।
मोबाइल एक इजी चीज़ है ना, आप सुकून से एसी में लेटे हो, कहीं भी लेटे हो, 3-4 घंटे गुजर गए पता नहीं चला आपको। आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहे। टेस्ट मैंने आपको ये पीछे यही बताया, टेस्ट लोग नहीं करा रहे। वो लोग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो जिनको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप हर महीने टेस्ट कराओ लाजमी। आप 2-2,5-3,000 4,000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लो। डॉक्टर हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान डर जाता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हॉस्पिटल में जाके ना डरे। वो टेस्ट है उसको डराते हैं। वो जब वो डरता है तो वो फिर किसी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, जिम की तरफ, उसकी तरफ आता है कि नहीं यार अब मैं शुगर होने वाली है, मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया, मेरी क्या कहते हैं बीपी हाई हो गया। डॉक्टर उनको क्या बोल रहा है, आप जिम चले जाओ, वेट कम करो। डॉक्टर भी, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं टेस्ट लेके, वो आपको क्या बोल रहा है, वेट कम कर लो। तो आप ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रहे हो? आप पहले ही फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में अभी कोई ऐसा लोग होगा जो इस चीज़ से अवेयर नहीं होगा। हर किसी का मोबाइल है, हर कोई फिटनेस देख रहा है, तो हर किसी को ये चीज़ पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि जो जिम का भूत है वो कब चढ़ता है? शादी, ब्रेकअप्स या डॉक्टर की एडवाइस, इन तीनों में से? ये तीनों चीज़ें, मैंने आपको क्या बोला, जिम एक इमोशन है, फिटनेस एक इमोशन है। ये तीनों चीज़ें इमोशन से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर के पास आप गए, उसने बोला यार आप तो बस बीमार हो गए, अब आप देख लो आपका एंड चल रहा है, आपका ब्रेन ट्रिगर कर गया, हार्ट ट्रिगर कर गया, आपका इमोशन एकदम ऊपर आ गया, अब क्या करूं? आपकी शादी होने वाली है, ऑब्वियसली बात है, एक ही बार हो रही है, तस्वीरें भी खिंचानी, आपको अच्छा दिखना है, आपका इमोशन ट्रिगर कर गया, आपने कहा नहीं यार चलो। ब्रेकअप हो गया, आप दुख में बैठे हुए हो, आपको कुछ नहीं है करने को, आपको जिम याद आ गया। इसी तीनों चीज़ों में हो रहा है। सबसे ऊपर मैं नंबर 1 पे प्रायोरिटी दूंगा हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, उसके बाद आपकी शादी है, फिर आपके ब्रेकअप्स हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बाहर ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ आप देखें 50 साल का बंदा हो, 40 साल का बंदा हो, 30 साल का बंदा हो, सब कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ में वो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस है, उनको इस चीज़ की नॉलेज है शुरू से। वहाँ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज दी जाती है स्कूल से, चीज़ों से। हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हम खुद ले सकते हैं। मोबाइल्स हैं हमारे पास, अब तो इतना जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी वाला दौर है, मोबाइल है, आप गूगल करो, आपको 100 तरीके के आर्टिकल्स मिल जाते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, लेकिन हमें उस जगह पे पहुंचने से पहले ही, एक ट्रिगर होने से पहले ही चाहिए कि कोई ऐसी एक्टिविटी में चले जाएं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन शादी हुई, छोड़ दिया, ब्रेकअप वाला टाइम निकला, वो छोड़ दिया, कोलेस्ट्रॉल नीचे आया, उसके बाद वर्कआउट छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, वो छोड़ देते हैं, फिर वापस मोटे हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल दोबारा ऊपर हो जाएगा, जी हाँ। फिर वापस जिम तो याद आएगा। कहने का मकसद ये कि लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना देना चाहिए इनको, और कंपलसरी होना चाहिए। देखिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आज के दौर में, जब इतना खाने का दौर है, इतना घूमने का दौर है, पॉल्यूशन है, बाहर चीज़ें, लाइफ, जिम और कोई भी इस तरह की चीज़ें, कोई भी स्पोर्ट्स, आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप दिन में 30-40 मिनट अपने आप को दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जब सेलिब्रिटीज़ की अगर हम बात करें, वो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, 24/7 बिजी होती हैं। जब वो अपने आप को 1 घंटा दे सकते हैं, तो आप, हम या नॉर्मल लोग क्यों नहीं दे सकते? वो ये भी तो कहते हैं कि पैसे दे के वजन नहीं उठाएंगे। पैसे देंगे वजन। अब देखिए, वजन एक ऐसी चीज़ है दुनिया की वाहिद, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर भी है किसी मुल्क का, वो भी पैसे दे के उठा रहा है। जी, एक नॉर्मल इंसान है, वो भी उठा रहा है। जी। वजन अगर आपको पैसे देने भी पड़ रहे हैं इस चीज़ के, तो मैं समझता हूँ वो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप अपने लिए उठा रहे हैं। उसमें 1000% किसको फ़ायदा है उस वेट उठाने में? तो उठा रहा है उसको। मुझे नहीं लगता उसके अलावा किसी और को फ़ायदा होगा। ये आपकी वो मेहनत है जो सिर्फ आपको ही फ़ायदा दे रही है, आपके साथ वाले किसी इंसान को ये फ़ायदा नहीं देगी। तो आपको अगर इसमें थोड़े पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आप पैसे खर्च कर लें, अनटिल अनलेस उससे बहुत ज़्यादा आपको डॉक्टर्स के पास जाके करने पड़े, अल्लाह ना करे हॉस्पिटल्स में करने पड़े, वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा टाइम होगा। एक उस टाइम से कि आप एक जिम में खुशी खुशी जा रहे हैं, वज़न उठा रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा रुझान है, यह बड़ा एक मिथ है कि कहते हैं हमारी तो फैमिली में जेनेटिकली मोटे होते हैं। तो अब वो जेनेटिकली मोटे हैं, चाहे वो जिम करें या नहीं करें, वो तो मोटे होंगे। उनके लिए आपको क्या एडवाइस है? पूरा सब कॉन्टिनेंट तो जेनेटिकली मोटा नहीं हो सकता ना। खुरम भाई, मेरे हिसाब से जेनेटिक्स कोई चीज़ नहीं है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें, जेनेटिक्स
बहुत सारी जगहों पे बात होती है, हमारी बॉडी बिल्डिंग में बात होती है कि उसकी बॉडी बन गई, वो जेनेटिकली बहुत अच्छा था। जेनेटिकली बॉडी उसकी जब पता चली जब उसने उस चीज़ के लिए मेहनत करी। जब आप मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जेनेटिकली अच्छी थी। सही, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फास्ट बॉलर हैं, शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर को पैदा होता ही नहीं पता था कि वो जेनेटिकली फास्ट बॉलर है। उसने उस चीज़ की मेहनत करी, 20-25 साल लगाए, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो उसको पता चला। वहाँ आपके जेनेटिक्स ट्रिगर करते हैं। अगर आप जेनेटिकली मोटे हो तो आपको बचपन से ही उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। उसके माँ बाप अगर मोटे हैं, उनको मसला है, जब अगर बच्चा पैदा हुआ आपको पता है उसमें वो चीज़ ट्रांसफ़र होगी, तो आप उसको उसी वक्त से ही उस चीज़ पे ख्याल करो। आप उसको बचपन से ही मोटा नहीं होने दो। 8-10 हमारे यहाँ क्या चीज़ है, बच्चा पैदा होता है उसको खिलाओ, उसको मोटा कर दो। क्यों मोटा कर दें, मुझे पता है बच्चा है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, मोटा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको आप वापस थोड़ा 1-2 साल बाद चीज़ें उसकी आप डाउन करना शुरू करें। यूट्यूब पे वीडियोस भरी हुई हैं, गूगल पे वीडियोस भरी हुई हैं, सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 2 साल तक 1 साल तक आप बच्चे को चीनी नहीं दो, मीठा नहीं दो। हमारे यहाँ बच्चों को हलवे खिला रहे हैं, चीज़ें खिला रहे हैं, डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, आप क्यों खिला रहे हो उसको? तो जेनेटिकली उसको मोटा करने में हमारा खुद का हाथ है। जब आपने बच्चे को प्रोसेस फूड की, बिस्किट्स की, चिप्स की, हर दूसरी ख़राब चीज़ की आदत बचपन से डाल दी तो वो 10-12 साल में मोटा ही होगा। 100 में से आप कितनी परसेंटेज डाइट को देंगे और क्या परसेंटेज आप एक्सरसाइज को देंगे? डाइट फिटनेस के लिए? फिटनेस के लिए अगर आप मुझसे पूछे, मैं बोलता हूँ दोनों 50-50 हैं। अच्छा। बहुत सारी जगह है, लोग कोई 80 बोलता है, कोई बोलता है 80% डाइट ज़रूरी है, कोई बोलता है 20% वर्कआउट ज़रूरी है। नहीं, दोनों चीज़ 50-50 है। दोनों चीज़ों में ही आपको अपना 100% देना है। ऐसा नहीं है आप कोई भी, अगर आप जैसे अपना कोई बिज़नेस आप बिल्ड करने जाएँ, आप एक जगह स्कूल में पढ़ने जाएँ, आप कॉलेज में पढ़ने जाएँ, आपने एक सब्जेक्ट में आप 50% नहीं दे सकते, दूसरे सब्जेक्ट में आप 50% नहीं दे सकते। अगर एक स्टूडेंट है, उसको किसी चीज़ में कामयाब होना है, किसी सब्जेक्ट्स में अपनी क्लास में, उसको सब उस चीज़ों में बराबर की मेहनत करनी है, बराबर का उसमें उसको टाइम देना है। इसी तरह आपकी फ़िटनेस है, जितना आपको 1-1.5-2 घंटे अपने ऊपर लगाने, उतना ही आपको डाइट पे करना है। डाइट करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप 1-1.5-2 घंटे जिम में हो, एक आप एटमॉस्फेयर में हो, एनवायरनमेंट में हो, वहाँ वर्कआउट करके चले गए। हमारे यहाँ कल्चर खाने का ज़्यादा है, तो जब आप बाहर निकले, तो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी बात हो रही है खाने से शुरू हो रही है, खाने पर ख़त्म हो रही है। आप खाना खाने चले गए। मैं बोलता हूँ आप खाना खाने कहीं भी जाओ, आपको मना नहीं है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, आपको मना नहीं है। आपने कढ़ाई मंगाई है, आप कढ़ाई मंगाओ, उसमें से आप सिर्फ बोटियाँ निकाल के खा लो। नान छोड़ दें? नान छोड़ दें जी। सैलेड रखी हुई है, वो खा लें। मैं आपको मना नहीं कर रहा आप कढ़ाई नहीं खाओ, आप खा लो। आप उसमें से बीफ खाना है, बीफ की बोटियाँ खा लो, मटन खाना है, मटन की खा लो, चिकन खाना है, चिकन खा लो, बारबेक्यू में आपके टिक्के खा लो। आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप 1 चम्मच खा लो। आपको पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप 1 स्लाइस खा लो। बर्गर खाने का शौक है, एक आप छोटा सा बर्गर खा लो। उसको पोर्शन करो ना आप। हम आपको नहीं बोल रहे कि आप सब छोड़ दो, आप भूखे बैठिए हो, आप खाओ, सब खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। जब आप थोड़ा थोड़ा खाओगे, आपका वज़न भी कम होता रहेगा। कैलोरीज डेफिशिएट होती है डाइट में बात, आपने दुनिया के हर इंसान से सुनी होगी कैलोरीज डेफिशिएट। कैलोरीज डेफिशिएट शुरू ही सबसे पहले हमारे मज़हब से हुई। अगर आप हमारे मज़हब को उठाएँ, इस्लाम को उठाएँ, इसमें क्या बोला जाता है, नाश्ता आप हैवी करो, दोपहर का खाना उससे कम खाओ, रात का खाना आप उससे कम खाओ। नाश्ते में आपने हाई कैलोरीज ली, दोपहर में उससे कम ली, रात में उससे कम ली, आप ऑटोमेटिकली डेफिशिएट में चले गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये शुरू से ही हमारे मज़हब में है ये चीज़, तो इसमें तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। ये बताओ, तुम्हारे पास फिटनेस के लिए कितने लोग आते हैं और 6 पैक बनवाने कितने लोग आते हैं? फिटनेस के लिए खुरम भाई, मैं 6 पैक्स वालों को डील नहीं करता ज़्यादा जी। मैं फिटनेस वालों को डील करता हूँ ज़्यादा। अच्छा। जिनका मेरा जो गोल है वो ये है कि हर बंदे के लाइफ स्टाइल बने फिटनेस जो है। देखिए, जिसको 6 पैक्स बनाने ना, वो एक ऑलरेडी एडवांस लेवल पे होता है, वो ऑलरेडी एडवांस लेवल पे होता है, उस पर हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना बिगिनर लेवल, उससे ऊपर लेवल वो गुजार चुका होता है, उसको पता होता है। वही 6 पैक्स की बात करता है। 6 पैक्स की जब बात आती है, वो एक एक्सट्रीम लेवल की डाइट्स, एक्सट्रीम लेवल के वर्कआउट्स हैं, वो चीज़ें वो देखने में आसान लगा दो, लेकिन उसमें सब चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं जो हमने हर किसी से सुना है कि नमक बंद हो गया, पानी बंद हो गया, खाना बंद हो गया। वो लोग कम हैं, मेजॉरिटी ही कम है। अगर आप दुनिया की भी बात करें तो लोग कम हैं। वो ज़्यादातर लोग हैं कौन से, जिसको हमें कोशिश करनी है जिनकी लाइफ स्टाइल बने।
जैसे जो नॉर्मल जर्नल फिटनेस वाले लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल बननी चाहिए। पहला स्टेप आपका लाइफ स्टाइल है। फिटनेस आपकी लाइफ स्टाइल बन गई, आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मेरी चीज़ में अब ज़िंदगी भर रहेगी। उस चीज़ को फिर हमें 6 पैक में ट्रांसफॉर्म करने में मुश्किल नहीं होता। अच्छा, लाइफ स्टाइल जब आपका बन जाएगा वो आपके लिए 6 पैक्स में ट्रांसफॉर्म होना मुश्किल नहीं है। शाहरुख खान 57 का है, सलमान खान 58 का है, आमिर खान 60+, अनिल कपूर 60+, टॉम क्रूज 65-70, आर्नल्ड को देखें आप, सबके 6 पैक्स हैं। क्यों? उनका वो लाइफ स्टाइल है, उसके बगैर वो चल नहीं सकते। बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, दुनिया के हर इंसान के अंदर 6 पैक्स हैं। वो 3-3 घंटे स्विमिंग भी करते हैं? 3 घंटे हमें लगता है करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा 3 घंटे कोई भी एक नॉर्मल इंसान स्विमिंग नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो एथलीट ना हो या उसका कोई कंपटीशन ना हो या कोई चीज़ें ना हो, फिर वो वर्कआउट्स के चीज़ें आ जाती हैं डिफरेंट, तो वो उस हिसाब से डिज़ाइन होता है, वरना कोई भी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता। तो लाइफ स्टाइल आप पहले बनाओ, जब आपकी एक चीज़ लाइफ स्टाइल होगी वो ऑटोमेटिकली आपको आपका हर गोल अचीव करवाएगी। ये बताएं ज़ुहैब, कभी ऐसा हुआ कि आपके पास आपका ऐसा क्लाइंट आया हो जिससे आप बहुत इम्प्रेस हुए हो और जो बहुत मेहनत करता हो या आपको सरप्राइज़ किया हो किसी तरीके से? बहुत आते हैं माशाल्लाह से, आप भी हैं उनमें से। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you। नहीं, बहुत आते हैं, उसमें हमें खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। अब देखिए, जब हमारा कोई क्लाइंट आ रहा है या कोई भी जिम में बंदा आ रहा है, हमसे आके पूछ रहे हैं, अब उसका, अब देखिए हम टीचर हैं, एज अ टीचर अगर आपका स्टूडेंट आपको पे बैक दे रहा है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? टीचर को खुशी होगी, ऑब्वियसली। तो हमें उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार ये जो चाह रहा था इसके अपने फिटनेस गोल अचीव हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब जिसकी किसी का फिटनेस गोल अचीव हो रहा होता है वो उसके इमोशन से अटैच होता है, उसकी खुशी एक अलग होती है। अब जैसे ही आप, कोई बंदा है उसकी टी शर्ट उसको पुरानी आना शुरू हो जाए वो कितना खुश होता है, उसको पुरानी पैंट्स उसको आना शुरू हो जाए वो कितना खुश होता है, वो उसकी एक अचीवमेंट होती है। फिटनेस की अचीवमेंट जो है वो आपको लोग बताएंगे, आपके कपड़े बताएंगे। लोग आके बोलेंगे यार आप स्मार्ट हो गए, वेट आपका कम हो गया, वो आपको दिल से खुशी होगी, वो आपकी अपनी मेहनत है। एक वो टी शर्ट या एक वो कपड़े जो आपको नहीं आ रहे थे, आप पहनोगे, आपको लूज होंगे, आपको अंदर से खुशी होगी। उसमें 100% आपकी मेहनत है, उसमें किसी और की मेहनत नहीं है। तो वो आपको एक फीलिंग ही अलग होती है। जब वो आप 5 साल 8 साल पुरानी टी शर्ट पहन के बाहर निकलोगे, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग होगा। आप 10 साल पीछे चले गए ऑटोमेटिकली अपनी एज से, जब आपने वेट लॉस किया। तो उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये होता है ना कि आपके चाल ढाल, आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और फिर जो लोग आपको कमेंट देते हैं उससे मोटिवेशन भी होता है। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, जब आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं, किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपका पोस्चर अच्छा हो जाता है, आपके स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। जब आपका पोस्चर अच्छा होगा, आप सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। आपका जो इम्पैक्ट है सामने वाले पे वो डबल पड़ेगा, वो देखने वाले को फील होगा कि हाँ यार चेंजेस हैं इसमें, वो खुश भी होगा, वो आपसे आगे पूछेगा। जब आपसे आगे पूछेगा, अच्छा आप एक बार नोट करें, कोई भी फिट इंसान है, आप उससे अमेरिका में गए, जाके मिले, आप नहीं जानते, आप उससे आगे फिटनेस की बात करेंगे, आपको खुशी खुशी बताएगा, बताता है ना। आप उससे बोलेंगे यार आप क्या डाइट करते हो, आपको बताएगा। आप उसे पहली दफ़ा मिल रहे, आप उससे पूछेंगे क्या वर्कआउट करते हो, आपको बता देगा। वो एक खुशी होती है। आपसे कोई आगे पूछेगा, आप खुशी खुशी बताओगे यार मैं जिम जाता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। उसकी फीलिंग ही अलग अलग है। वो बंदा बोलता है कि यार ये मेरी एक, क्या कहते हैं, एक मैंने चीज़ ये ली है, मेरे अंदर थी, सामने वाले को पसंद आई, उसने आगे मुझसे पूछी। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे मैं क्यों बताऊँ। तो वो एक मोटिवेशन अलग है आपके अंदर, एक लाइफस्टाइल जब आपका होता है, आपको फील ही अलग होता है। ज़ुहैब ये बताओ, डम्बेस्ट मिस्टेक जो है वो क्या होती है जो लोग आते हैं करते हैं? वो लाइक ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग, ओवर ट्रेनिंग या अंडर ट्रेनिंग, कोई अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो डम्बेस्ट मिस्टेक होती है, एक बंदा है वो अनफिट है बिल्कुल, मिसाल के तौर पे ओवर वेट है, उसको कुछ भी नहीं पता, पहला दिन है जिम आके गलत वर्कआउट करेगा, वो गलत वर्कआउट करेगा, किसी भी किस्म का गलत वर्कआउट कर रहा है, किसी भी से भी नहीं पूछेगा, यूट्यूब देख के आ जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये वो ऐसी हरकत कर रहा है, अपनी हेल्थ के साथ खेल रहा है। अल्लाह ना करे उसको कोई ऐसी इंजरी हो जाए वो ज़िंदगी भर वर्कआउट ना कर सके। तो आप दुनिया के किसी भी जिम में जाएं, कि किसी भी जगह जाएं, आपको जो वहाँ ट्रेनर मिले, आप उससे जाके एक दफ़ा पूछ लें, आपको हर ट्रेनर बता देगा। ऐसा दुनिया में कोई ट्रेनर नहीं है जो आपको गाइड ना करे। आप जाके एक दफ़ा पूछें तो सही से कि यार मेरा फर्स्ट डे है,
इस तरह मुझे आप थोड़ा गाइड करो, तो आपको हर बंदा गाइड कर देता है। लेकिन आपको पूछना ज़रूरी है, ये नहीं आप खुद हीरो बन के जाके खुद शुरू हो जाओ। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है लोगों ने आजकल स्टार्ट की हुई। आप जाके पूछ लिया करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा ज़ुहैब भाई, ये बताएं, एक मिथ है कि नहारी, पाए, हलवा पूरी, समोसे और नान फोड़े और उसके बाद जाके हम जिम कर लेंगे। चले जिम को बाद में लाते हैं, ये मिथ है, इसको आप मिथ ही रहने दें। इसके अंदर अच्छा। इसमें मिथ के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आप निहारी खाएं, आप पाए खाएं, आप हलवा पूरी खाएं, आप समोसे खाएं, वो सिर्फ आपकी बॉडी को ख़राब कर रही है, आपके अंदर सिर्फ नुकसान पैदा कर रही है, सिवाय एक चीज़ की आपकी ज़बान को मज़ा दे रही है। उसके अलावा उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ज़ीरो न्यूट्रिशन, ज़ीरो प्रोटीन। चीट डे पे तो खा सकते हैं ना? चीट डे कभी भी नहीं होता। अच्छा। चीट मील होती है आपकी। अच्छा। चीट मील का मतलब होता है कि आप कोई भी एक चीज़ खा लें, उसमें कभी आपको ये नहीं बोला कि आप 10 रोटियां खा लें, निहारी खा लें, पाए खा लें, हलवा पूरी खा लें, नहीं। और पूरे हफ्ते का वर्कआउट बराबर का। निहारी, पाए, हलवा पूरी आपके लिए कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं है। आपको बहुत शौक है खाने का, आप एक नवाला खा लो, आधा नवाला खा लो, वंस इन अ ब्लू मून, समझ में आता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद अगर आप जिम जा रहे हो और आप एक अपने वेट लॉस गोल पे हो, तो आप सिर्फ ज़ाया कर रहे हो अपने उस गोल को। आपने अनलिमिटेड कैलोरीज, अगर आप निहारी खाइए, एक बाउल का मगज़ पता नहीं डाल के उसमें चीज़ें XYZ डाल के 10,000 कैलोरीज आपने इनटेक कर ली हैं। 10,000 कैलोरीज को आपको बर्न करने के लिए 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, वो भी शायद मैं कम बोल रहा हूँ। आप 40 मिनट 45 मिनट ट्रेडमिल करते हो तो आपकी जाके 200-250 कैलोरीज बर्न होती हैं। जब आप एक निहारी के बाउल में जो काउंटलेस उसमें वो है कैलोरीज, वो आप खा रहे हो, तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि वो खा के जिम करके आपको कोई फ़ायदा है? सिर्फ फ़ायदा आपको ये है कि आप जिम जा रहे हो, वो नहीं छोड़ रहे। इस तरह आपको मैं फ़ायदा कह सकता हूँ कि आप कम से कम जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, उससे आप नहीं हट रहे, फिर आप खा रहे हो, चलो वहाँ आप खा रहे हो, यहाँ क्या बराबर कर रहे हो, जिम आप आते रहो, वो आप मत खाओ तो फ़ायदा। असल बात ये, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के बस। अच्छा, इंटेंस वर्कआउट के बाद जो प्रोटीन शेक पीते हैं जी, या जो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए? अब देखें, आपने वर्कआउट किया, किसी भी किस्म का अच्छा वर्कआउट किया, प्रोटीन डेफिशिएंसी दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा प्रोटीन शेक पी लो। जितने हमारे सप्लीमेंट्स हैं या चीज़ें जो बिक रही हैं, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा आप उसी से ही प्रोटीन पूरा करोगे। सबसे पहले जो प्रोटीन हमारा जो पूरा करना होता है वो हमारा नेचुरल फूड से होता है। मेन हमारी प्राइमरी सोर्स नेचुरल फूड है, ऑर्गेनिक। जी। आपके चिकन हो गए, आपकी फ़िश हो गई, आपके एग्स हो गए, आपका बीफ हो गया, आपका मटन हो गया। खाना सब वही है, बनाने का तरीका है, जिसको आप अगर ऐसी खाने की चीज़ों को आप एयर फ्रायर में बनाओगे, ऑलिव ऑयल्स में बनाओगे, न्यूट्रिशन हाई होगा, प्रोटीन हाई होगा, जो आपकी बॉडी को नीड है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके प्रोटीन पूरे नहीं हो रहे तो आप प्रोटीन शेक्स ऐड कर सकते हो एज अ एड ऑन, आप एक अपने लिए एक्स्ट्रा चीज़ ले रहे हो बस। लेकिन जो हमारा मेन सोर्स ऑफ फूड है, जो ऑर्गेनिक चीज़ है, वो 100% ज़रूरी है। उसके बगैर ना हम सर्वाइव कर सकते हैं, ना हम प्रोटीन्स को पूरा कर सकते हैं, ना अपनी हम हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। अगर सिर्फ प्रोटीन शेक से ही हेल्थ अच्छी हो रही होती तो दुनिया में जितने भी लोग हैं जो नेचुरल डाइट ले रहे हैं वो छोड़ के सिर्फ प्रोटीन शेक्स ही पीना शुरू कर देते हैं। एक स्कूप डालना है, ग्राइंड करना है, शेक बनाना है, पी लेते हैं। हाइब्रिड वेजिटेबल एंड ब्रॉयलर चिकन, इससे आप क्या प्रोटीन हासिल करेंगे, आप मुझे बताएं। खुरम भाई, बात आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन इसका जवाब मैं ऐसे देता हूँ कि हमारे पास इनके अलावा सोर्सेज नहीं है। अगर हम कराची में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास सबसे इजी एक्सेस यही है, तो हम वो सोचे ही नहीं ना जो चीज़ हमारे पास नहीं है। हम अमेरिका कैसे जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएं चिकन लेने या मिसाल के तौर पे सब्जियां लेने। हमारे पास ये एक्सेस है, यही है हमारे लिए। हमारी बॉडी उस चीज़ पे सेट हो चुकी है। हमारी बॉडी ब्राइल मुर्गी को, ब्राइल अंडों को, हाइब्रिड सब्जियों को एक्सेप्ट कर चुकी है। जितने लोग यहाँ फिट हो रहे हैं, जितने हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे ही हो रहे हैं। तो हमें ये चीज़ अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए कि हमारे पास वो इन्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास वो खाना नहीं है, हमारे पास जो है हम उसी में खुश होने चाहिए। पूरी दुनिया इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो चुकी है। अब आप ट्रैवल करते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में ही फूड ऑफ क्वालिटी डाउन है, अब वो क्वालिटी नहीं रही। सही है, तो जो हमारे पास है हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसी के साथ चलते हैं। आपके पास जो सबसे ईजी सोर्स हो खाने की,
आप उसको अपने लाइफस्टाइल में शामिल करो। लाइफस्टाइल का मतलब ही यही है कि आपके पास जो इजी एक्सेस हो चीज़, सही, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मुश्किल बनाओगे, उस चीज़ को आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। अगर आप बोलो नहीं यार मैं वज़न कम करना चाहता हूँ, मैं डाइट करना चाहता हूँ, मैं तो भाई ऑर्गेनिक चीज़ ही खाऊंगा जब तक बाहर से नहीं आएगी, आप कभी नहीं कर पाओगे। आपके पास इजी एक्सेस चिकन है, फ़िश ले लो, आप चिकन नहीं खा रहे, आपके पास ऑल्टरनेट फ़िश है। फ़िश से ज़्यादा प्योर चीज़ कुछ भी नहीं है। आप पाकिस्तान में, हमारे कराची में मिलती है, आप ले लो, कोई मसला नहीं। चिकन ले लो, बीफ आपके पास अच्छा आता है, मटन आपके पास अच्छा आता है, ले सकते हैं। जो हमारे पास इजी एक्सेस है आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं है उसका। यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं होता, और ऑफिस से ही मैं 7-8 बजे निकलता हूँ, तो मैं जिम कैसे करूँ? टाइम आपके पास अपने लिए क्यों नहीं है? मिसाल के तौर पे ये नॉर्मली एक्सक्यूजेज होते हैं Excuses लोगों होते के, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं समझ गया। मेरा तो थोड़ा सा ये अप्रोच है कि मैं जिम के बीच में पूरी लाइफ गुजारूं, बजाय कि अपने डेली रूटीन के बीच में से जिम का टाइम निकालूं। बिल्कुल दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं बिल्कुल, और अप्रोच भी डिफरेंट है, तो मैं जिम कर पाता हूँ क्योंकि दैट इज माय प्रायोरिटी। सही है। तो लेकिन जो ऐसा करते हैं, जो मैंने आपको बताया, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, या उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहिए अपने आप? देखिए, मोटिवेशन एक वो चीज़ है तो आपकी शॉर्ट टाइम के लिए आती है, सही है। सबसे पहले मोटिवेशन, हमने एक वीडियो देखी, उसमें बहुत अच्छा एक बॉडी बिल्डर है, बहुत अच्छा एथलीट है, मॉडल है, उसको देख के हम मोटिवेट हो गए कि यार जिम जा रहा हूँ। उठे, जिम गए, या किसी भी किस्म का वर्कआउट किया, ख़त्म, मोटिवेशन ख़त्म, वर्कआउट ख़त्म। आपको थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, सही है। सबसे पहले तो आप मोटिवेशन को छोड़ के डिसिप्लिन की तरफ। डिसिप्लिन तो वैसे भी बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो आप, और कंसिस्टेंसी, उसके बगैर तो आपकी लाइफ पैटर्न ही नहीं है, फेलियर है। डिसिप्लिन के साथ आप मोटिवेशन ले रहे हो तो वो समझ में आने वाली चीज़ है। दूसरी बात, टाइम नहीं है। आप आज एक 20 साल वाले लड़के को उठाएं, एक 50 साल वाले एक आदमी को उठाएं जो जिम जाता है, उस 20 साल वाले के पास टाइम नहीं है, 50 साल वाले के पास टाइम है, मिसाल के तौर पर। ज़्यादा बिजी है उससे, वो ज़्यादा बिजी है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिम जा रहा है। आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। वो 50 ईयर ओल्ड मैन जो होगा वो उस 20 साल वाले से ज़्यादा फिट होगा। एक 20 साल वाली लड़की जो घर में बैठी हुई है, बोलने पर टाइम नहीं है, मोबाइल यूज़ कर रही है, सिर्फ अपने इन चीज़ों में लगी हुई है। एक वो ख़वातीन जो 40 साल की है, अपने घर के कामों में बिज़ी है, अपने बच्चों के साथ भी बिज़ी है, अपने हस्बैंड को भी देख रही है, हाउस वाइफ भी है, उसके साथ भी फिजिकल एक्टिविटी जिम कर रही है। शी इज़ मोर फिट देन 20 ईयर्स हर चीज़ में। वो दिखने में भी अच्छी होगी, वो गुड लुकिंग भी होगी उस 20 साल से ज़्यादा। 20 साल वाला मेल और फीमेल जब उस 50 और 40 वाले को देखेंगे, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो 20 साल वाला क्यों नहीं जा सकता? हमारे यहाँ कल्चर है, फैमिलीज़ में 20-22 साल तक लड़का काम नहीं करता, उसको फैमिली सपोर्ट होती है। तो आपको क्या चाहिए? और पैसे आपको आपके घर वाले दे रहे हैं, टाइम आपको आपके घर वाले दे रहे हैं, आप कहाँ बिजी हो? तो ये ग्लेम एक्सक्यूज। एक बंदा ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में बंदा कितना काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे सुबह 9 बजे जा रहा है, रात 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जो इतना भी रोक रहा है। हफ्ते में एक दिन रोक लेगा 10 बजे तक, 9 बजे तक, 8 बजे तक। मैक्सिमम लोग 6-7 बजे घर आ जाते हैं। आप क्यों नहीं दे रहे अपने आप को 1 घंटा? फिर जो वो 1 घंटा अपने आप को नहीं दे रहा, उससे उसकी पूरी लाइफ इफेक्ट हो रही है, उसके लुक्स खराब हो रहे हैं। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ऑफिस में लुक्स का बहुत बड़ा काम है। जो एक गुड लुकिंग बंदा है वो बहुत ज़्यादा आगे है, और एक जो अन गुड लुकिंग है और थोड़ा पढ़ा लिखा ज़्यादा है, उससे ज़्यादा प्रेफर लोग उस गुड लुकिंग को करेंगे, चाहे स्किल्स ना हो उसमें। बेशक ना हो, स्किल्स डेवलप हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या प्रिटी गर्ल हो, कोई भी हो, मेल फीमेल सिमिलर है जी। स्किल्स उसके अंदर वो डेवलप कर देंगे। सही है, एक बंदा है गुड लुकिंग नहीं है और एक बंदा गुड लुकिंग है, ज़्यादा टाइम देंगे उसको ज़्यादा टाइम। गुड लुकिंग वाले के अंदर स्किल्स डेवलप करने, वो कर लेगा आपके अंदर जल्दी। ज़ाहिर उन्हें अपनी प्रोडक्ट भी तो बेचनी है, ऑब्वियसली यस। तो आप एक अपने आप पे काम करो, अपने आप पे आपको काम करना चाहिए। 1 घंटे लेम एक्सक्यूज है दुनिया का। आप अक्षय कुमार इतना बड़ा एक्टर है, वो सुबह 4 बजे उठ के जिम जा रहा है। जॉन अब्राहम इतना बड़ा एक्टर है, उससे ज़्यादा तो हम बिजी नहीं हो सकते, वो 5 बजे 6 बजे उठ के जा रहा है, रोज़ शूट पे भी जा रहा है। फिर आपके पास टाइम क्यों नहीं है? पूरी रात आप घूम लोगे, होटल में बैठ लोगे, चाय पी लोगे, सब कुछ कर लोगे, 6 घंटे बैठे रहोगे, लूडो खेल लोगे, पत्ते खेल लोगे, लेकिन जिम नहीं जाओगे। आपकी फिजिक अच्छी हो रही है, आपकी स्किन पे ग्लो आ रहा है, हर चीज़ अच्छी हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर हो रहा है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है। एक तो जब खुरम भाई, जब बंदा कोई किसी भी किस्म के फिजिकल एक्टिविटी में आता है ना, वो एक नॉर्मल इंसान से 1 स्टेप आगे हो जाता है,
हर चीज़ के अंदर, चाहे वो एक स्टूडेंट हो अपनी स्टडीज़ में आगे हो जाएगा, प्रोफेशनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो उस चीज़ में आगे हो जाएगा, क्योंकि उसका मेंटल लेवल एक स्टेप आगे हो जाता है, वो डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा हो जाती है, उसके अंदर सोचने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है, वो सिर्फ उस डिसिप्लिन से, वो एक स्पोर्ट्स उसकी ज़िंदगी में ऐड होने से। ज़ुएब अब उसने जिम कर लिया, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डाइट पे भी कंट्रोल कर लिया उसने, ठीक है, सारी चीज़ें वो मेंटेन करके चल रहा है, बैलेंस डाइट खा रहा है, लेकिन उसके लिए स्लीप और रेस्ट कितना ज़रूरी है? देखिए, स्लीप और रेस्ट तो 200% ज़रूरी है, उसमें कोई शक नहीं है। नींद, ख़ास तौर पे रात की नींद, अल्लाह ताला ने हमारे लिए नींद रात की ही बनाई है। आप पूरा दिन सोते रहो, आपको वो उस चीज़ें, आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो आप रात को 6 घंटे गुड स्लीप लोगे, 8 घंटे एक अच्छी स्लीप लोगे आप। जैसे ही वो 6-8 घंटे आप अच्छी स्लीप लोगे, आपका पूरे दिन में आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे, आपके मेंटल हेल्थ में बहुत चेंजेस आएंगे, आपकी सोचने की सलाहियत में बहुत चेंजेस आएंगे। आप एक अपने अंदर चेंजेस खुद ही क्या कहते हैं देखना शुरू कर दोगे कि हाँ यार मैं चेंज हो रहा हूँ। जहाँ आप सोना छोड़ोगे, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, जो आपका पूरा स्पैन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी स्टडीज़ डिफरेंट हो जाएंगी। अगर आप हार्मोनियल चेंजेस, हर चीज़ डिसबैलेंस हो जाएगी आपकी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम बनाया है ना, रात को आपको सोने की बनाई है। आप क्या कहते हैं, आप उस चीज़ से लड़ रहे हो, आप नेचर से लड़ रहे हो। जब आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये मिडनाइट क्रेविंग, उसमें क्या आदमी को लेना चाहिए? वरना बाज़ मैंने देखा है कि 7-8 बजे खा लेते हैं और 11-12 बजे जाके सोते हैं, और फिर उनको भूख लग रही होती है, फिर नींद नहीं आती, स्लीप डिस्टर्ब होती है। उसमें उन्हें क्या एडवाइस करेंगे आप? ऐसा लाइट ले लेंगे जिससे उनकी स्लीप भी नॉर्मल हो जाए? और मिडनाइट क्रेविंग आपको कभी होगी ही नहीं जी। पहली बात, अगर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, अगर आपने दिन अपने मुताबिक गुजारा होगा, एक अच्छा आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी, आपने अच्छा वर्कआउट किया है, अपना पूरा दिन अच्छा गुजारा है, आपकी बॉडी एक 8-9-10 बजे थक चुकी होगी, वो उस रेस्ट मूड में जाना चाह रही है। जब आप खाना खाओगे तो वो 8-10 घंटे सोएगी, लाजमी सी बात है जी। तो वो आपको मिडनाइट क्रेविंग कहीं है ही नहीं। अब 7-8 बजे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, ऐसा होता है, मेरे साथ भी इशू होता है। सही है, 7-8 बजे खा लेते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, सही है, वर्कआउट करके आए, डाइजेशन हो गया, 1 घंटे में 2 घंटे में खत्म हो गया। अब 10 बजे, ये 11 बजे भी अगर आप सही है, नॉर्मली आपको पता है बड़े शहरों में, कराची, लाहौर वगैरह, आप सब लोग लेट ही सोते हैं, नॉर्मली रूटीन है। तो उसमें फिर भी कुछ उन्हें क्या एक डेट ले लेनी चाहिए उन्हें, या दूध पी लेना चाहिए, या और क्या चीज़ ऐसी है जो वो इसके लिए आप सबसे पहले कोशिश करें आप कोई प्रोटीन वाली चीज़ लें, सच एज आप टिक्का खा लें, अच्छा, चिकन सैंडविच खा लें, हाफ पीस ले लें, हाफ पीस ले लें, चिकन सैंडविच खा लें, कोई बीफ सैंडविच खा लें, कोई आप ऑर्गेनिक चीज़ ले लें, जैसे आपने डेट्स की बात करी, सही है, कोई मसला नहीं है, डेट्स ले लें। दूध के मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि दूध की क्वालिटी हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसमें फैट्स फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो आपको रात को सोने में इशू करती है। तो वो चीज़ लें जो जिसमें प्रोटीन हाई हो, कार्ब्स कम हो, फैट्स कम हो, तो उससे क्या होगा, आपको वो डाइजेस्ट भी जल्दी होगी, सोते हुए जो आपके डाइजेशन का जो काम प्रोसेस हो रहा है उसमें वो डाइजेस्ट भी आराम से हो जाएगा, आपका मैदा भी ख़राब नहीं होगा, आपको रात को सोते हुए भारीपन भी नहीं होगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको नींद भी अच्छी आएगी। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमने रात को भूख लगी, कुछ हैवी खा लिया, जब वो सोने जाते हैं तो वो सो नहीं पाते, मैदा ख़राब, डकार, XYZ चीज़ें इस तरह की उनको आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, रात को 3 बजे आप कुछ हैवी खाओगे तो वो कैसे डाइजेस्ट करेगी बॉडी? खा के आप लेट गए, सो गए, फैट वो अलग बना रही है, मोटा आपको अलग कर रही है, और फिर आपका मैदा अलग ख़राब कर रही है। सुबह आप उठे हुए आपकी नींद भी डिस्टर्ब, हर चीज़ डिस्टर्ब। तो प्रोटीन रिच चीज़ें लें, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट्स कम हो, वो चीज़ भी। अभी वाली सारी बातें तो बहुत सारी हो गई। ये बताया, बचपन में शरारती थे, लड़ाका थे, या सोबर थे? नहीं, मैं अभी भी बच्चा ही हूँ। सोबर में यू आर इनोसेंट, मासूम तो आप लगते हैं। लेकिन मैं सोबर कभी भी नहीं था। अच्छा। मैं शुरू से शरारती था, शुरू से लड़ाका था, और आज भी हूँ। लड़ाई का शौक था, चुकाई पिटाई वगैरह करते थे या पिट के आते थे? नहीं, पिटे कम है, मारा ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। तो किन बातों में कोई ऐसा दिलचस्प वाकया हो लड़ाई का? बातें तो खुदम भाई, तो बस गुस्सा हमारा थोड़ा तेज है,
अच्छा। किसी ने देख भी लिया तो फड्डा हो गया, बस हो गया तो हो गया फिर। हाँ। बस जब आपको पता है सीरियस, वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो गया, आपको पता है कभी हड्डियां तोड़ी, कश्मीरी सर लोग फाड़ा, हैं, बस वो फिर जो हाथ में आया वो मार दिया बस। फिर किसी का सर भी फट गया, किसी की हड्डी भी टूट गई, फिर आसरा तो नहीं किया। रिजॉल्व कैसे हुआ? रिजॉल्व फिर जो उस वक्त बड़े होते थे वो आ जाते थे, जिरगा बैठा, बड़े आ गए, उन्होंने बातचीत करी। हम तो नहीं तैयार होते थे करने को, आपको पता है, हम तो नहीं मानते थे। फिर बड़े बोलते थे भाई सॉरी कर लो, इसका नहीं होता, फिर खैर बात इस तरह ख़त्म हो जाती थी। स्कूल वगैरह में टीचर्स के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ भी? नहीं, टीचर्स के साथ तो कभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो बड़े उनकी इज्जत करते थे, आज तक करते आ रहे हैं। क्लासमेट जाहिर सी बात है, स्कूल का टाइम आपका सबसे अच्छा टाइम होता है, तो उसमें फड्डे भी हुए, घूमना फिरना भी हुआ, बाहर जाना भी हुआ, मतलब अनलिमिटेड स्टोरीज है। मेरी ज़िंदगी समझे बाहर घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा गुजरी है। अच्छा। तो मैं ट्रैवलिंग बहुत की है आपने? ट्रैवलिंग मतलब आउट ऑफ कंट्री तो नहीं, इन कंट्री, इन सिटी, इस तरह, मतलब समझे में इलाके में फुटपाथ पर होटलों में बैठने वाला बहुत था, इसलिए। तो आपके फ्रेंड्स कितने हैं? फ्रेंड्स मेरे बहुत हैं। अच्छा, मेरी नेचर ऐसी है, मैं जिससे ही मिलता हूँ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाता हूँ। वो तो मैंने देखा है, जहाँ जाते हैं जो आपकी नेटवर्किंग है, सारे फ्रेंड्स हैं, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ और अदब के साथ जो है वो आपका कोई रेफरेंस भी होता है तो वो बहुत अच्छे से आपका नाम लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और आंखों में मोहब्बत होती है उनकी। बिल्कुल ऐसे ही लोग। इनफैक्ट मैं एक एक्सपीरियंस बताता चलूं कि आपने मुझे हेयर ड्रेसर के पास भेजा था, तो वो ही रिफ्यूज्ड टू टेक हिज चार्जेस। वो मैं बहुत ज़बरदस्ती उसको देकर आया, उसने कहा नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, अब ऐसे रेफरेंस है। तो मतलब जाहिर है आप गिव एंड टेक होता है आजकल की कमर्शियल लाइफ में, और आजकल की जिस तरीके से ये दौर चल रहा है उसमें नॉर्मली ये वाली चीज़ें कम होती जा रही हैं। अब खुरम भाई, मेरा सोचना ये है कि मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करता ना, मेरी सोच ही नहीं है ऐसी कि यार मैं इसको दूँ तो मैं इससे कुछ लूँ। मैं बोलता हूँ आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा होगा। बेशक आप बोलें यार ये बहुत बुरा है वो है, मैं बोलता हूँ मेरे साथ अच्छा है वो, मैं कैसे मानूँ वो बुरा है। मेरी नेचर ऐसी है, मेरे लिए सब अच्छे हैं। मैंने आज तक सोचा ही नहीं किसी के लिए कि वो कोई बुरा है, तो मेरे साथ आप कोई भी बैठा होता है वो अच्छा ही होता है। जिम में आपका बहुत ही एरोगेंट किस्म का क्लाइंट आ गया, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? सारे ऐसे क्लाइंट्स हमारे जिम में आए जिन्होंने मुझे बोला कि यार ये ऐसा क्लाइंट है, वैसा क्लाइंट है। मैंने कहा चलो आप मुझे दो, मैं देखता हूँ। लेकिन जब मैंने उससे जाके बात करी, सब कुछ करी, वो सही अच्छा है। जब मैं आपको बोलूँ ना, मैं अच्छा हूँगा तो सब अच्छे हैं। अब वो अगर आगे से एरोगेंट है, मैं भी हो जाऊँगा, ऑब्वियसली बात है, बात बढ़ेगी। अब आजकल का दौर ऐसा नफ्सी वाला दौर है कि हर कोई परेशान है। अब से एक बंदा आ रहा है जिम या एक्सरसाइज करने, अगर वो परेशान है, आप उससे अच्छे से बात कर लो तो वो सही हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो मैं बोलता हूँ आपको अच्छा रहना चाहिए, आप अच्छे रहें, आप हर किसी से हंस के बात करें, हर किसी से उठ के अच्छे मिलें, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो मुझे नहीं लगता कोई बुरा है, सब अच्छे हैं आज के दौर में। अच्छा, ये बताएं मुझे डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं जिम के? डूज एंड या ट्रेनिंग के? जी, मतलब थोड़ा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए जिम में? जिम में आप आए सबसे पहले, डू दिस एंड डोंट डू दिस। आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, तो डाइट को ख़राब नहीं करें बिल्कुल। मतलब ये नहीं करें ना यार, आपने या आप खाया, बाहर जाके समोसा खा लिया, वो समोसा आप खा रहे हो, आपको नहीं पता वो बॉडी से नहीं निकल रहा। स्मोकिंग आप नहीं करो। ड्रग्स, देखिए ड्रग्स और स्मोकिंग तो एक ऐसी चीज़ है, वो तो बैंड है जी, वो तो है इलीगल ना, तो हम इलीगल चीज़ की तो बात कर ही नहीं सकते, वो तो दुनिया के हर इंसान ने बोल दिया। मैंने देखा है जिम के अंदर वेपिंग कर रहे होते हैं, ये आजकल ट्रेंड बन गया, लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ है। वेप मैं बोलता हूँ सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। वेप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी ज़िंदगी में, लाइफस्टाइल में ये हुआ कि वेप को हम बड़े छोटे की नज़र में बुरा नहीं समझा जाता। आप सिगरेट बैठ के, हम अपने बड़ों के सामने, भाई के सामने, मामू के सामने नहीं पी सकते, वेप पी लेते हैं। हमारे घर में फीमेल्स जो सिगरेट नहीं पीती थी, वो भाइयों के इनके सामने बैठ के वेप पी रही हैं। वो एक ये बहुत बड़ी बुरी चीज़ आ गई, जिम में पी रहे हैं, कोई उसको बुरा ही नहीं समझ रहा, लेकिन वो बुरी चीज़ है बहुत, वो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। आप जिम कर रहे हो तो वो नहीं करो, कोई भी आप काम कर रहे हो तो वो नहीं करो। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो समझे प्रोहिबिटेटेड है, बिल्कुल इनका कोई काम ही नहीं है। तो उसमें तो हम बोल तो आप ना ही कर दें, उसको तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आप जिम कर रहे हो तो ये कर लो। आप किसी भी किस्म का नशा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। डाइट्स की हम बात कर सकते हैं कि आप ऑब्वियसली बात है, आप इतना अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, इतना अच्छा आप कर रहे हो, तो उसको क्यों ख़राब कर रहे हो कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए, या कढ़ाइयाँ खा के, ये खा के 10 दिन 15 दिन में आपने एक दफ़ा खा लिया, समझ में आता है
ये थोड़ी आप रोज खाई जा रहे हो और मतलब अवेयर करना है कि दीज आर द क्राइम्स बेसिकली इन योर ट्रेनिंग। बिल्कुल ऐसा ही है जी हाँ, एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दीस थिंग्स। बिल्कुल ऐसा ही। कभी कभार आपने खा लिया, मना नहीं है, एक दफ़ा खाने से कोई मोटा नहीं होता, जी हाँ, एक दफ़ा खाने से कोई पतला नहीं होता, लेकिन वो एक दफ़ा ही होना चाहिए। दिन में एक दफा। दिन में नहीं, 15 दिन में एक दफ़ा 15 दिन में, 20 दिन में। देखिए जब आप शुरू करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। जब आपको अपने आप से प्यार होगा तो आप नहीं करेंगे ये चीज़ें। बिल्कुल, ये वाली बात तो है। अच्छा मुझे ये बताओ ज़ुएब का फ्यूचर क्या है और ज़ुएब आज से 5 साल के बाद क्या होगा, उसकी क्या प्लानिंग है? देखिए फ्यूचर की प्लानिंग मैं नहीं करता जी क्योंकि अल्लाह ताला जहाँ लेके जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ मैं हूँ बहुत खुश हूँ। ट्राईफिट में फिटनेस मैनेजर हूँ। हिकमत तो ज़रूरी है हमारे शहर के अंदर भी। बिल्कुल, आई एम वेरी सेटिस्फाइड और इंशाल्लाह अगले 5 साल भी ट्राईफिट के साथ ही रहेंगे और इंशाल्लाह। बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जी, बाकी जहाँ अल्लाह ताला लेके जाएगा मैं किस्मत पे और नसीब पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। होना भी चाहिए ऑब्वियसली। मैं समझे मेरा 100% बिलीव है किस्मत नसीब, मतलब आपने अल्लाह ताला के ऊपर बिल्कुल, छोड़ा है, ये 100%। वाली चीज़, ईमान है आपका कि 100%। इसमें कोई देखे, वरना मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं यहाँ बैठा हूँगा या ट्राईफिट में होऊंगा। वो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है, हम खुद ही पहुँच जाते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं एहसान ना खुदा उठाए मेरी बला, कश्ती खुदा पे छोड़ दूं लंगर को तोड़ दूं। बेशक, बिल्कुल। लेकिन देखिए जिसका बिलीव अल्लाह ताला से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है ना इस दुनिया में। हमारा बिलीव उन्हीं पे होना चाहिए। बहुत मज़ा आया आपके साथ और मुझे बहुत भी। अच्छी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, हमें भी और हमारे ऑडियंस के लिए भी। होपफुली लोग उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे लिए भी बहुत अच्छा था। इम्प्रेसिव हैं आप बहुत माशाल्लाह, और इतना लेवल 3 के बावजूद भी आप डाउन टू अर्थ हैं। और मैंने आपको जिम में भी देखा है और वो आप सबको हेल्प आउट करते हैं अपनी कलीग्स को भी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।